हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास में चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए आज हम नेक्स्ट जो हमारी क्वांटम संख्या है, जिसको कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है और ये क्वांटम संख्या जो है वो परमाणु के कक्षक के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्वांटम संख्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझाती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति कर रहा है। जब किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कोणीय संवेग प्रदर्शित करके एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से एक परमाणु में उपस्थित उपकोष या एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि जो उपकोष है ना, वो एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाएंगे, जिसे कि कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। और अगर ये उपकोष जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त हुए तो फिर इस प्रभाव को हम जीवान प्रभाव कहेंगे, और अगर ये उपकोष विद्युत क्षेत्र में विभाजित हुए तो फिर हम इसको स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो ये कितने अभिविन्यासों में जो है वो विभक्त होंगे, उतने ही कक्षक बनेंगे। मतलब जितने अभिविन्यास में विभक्त होंगे उतने ही कक्षक इसमें बनते हैं। तो देखिए, m का मान जो है, जैसे हमने l का मान पिछली क्वांटम संख्या में देखा था, अभी s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है ना। तो ऐसी m के मान जो हैं वो -l से लेकर +l तक चलते हैं। जैसे कि m बराबर -l, फिर 0, फिर +l। यदि l बराबर 0 हो तो m का मान सिर्फ 0 होगा। यदि l बराबर 1 हो तो m के मान सिर्फ होंगे -1, 0 और +1। यानी कि अगर 1 है तो -1 से स्टार्ट करके और +1 तक लेकर जाना है। अच्छा, l बराबर 2 हो यानी कि d कक्षक हो तो फिर कितना होगा, -2 से स्टार्ट करके और +2 तक लेकर जाना है। यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। अब जितने m के मान होंगे ना उतने ही कक्षक होंगे। तो जैसे s उपकोष में एक कक्षक होता है जिसे कि s कक्षक कहते हैं। तो आप ऊपर देख रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें m का मान भी सिर्फ 0 ही है। ठीक है, मतलब एक ही मान है तो एक ही कक्षक होगा। p उपकोष में 3 p कक्षक होते हैं, क्योंकि इसमें m के मान भी 3 है, तो -1, 0 और +1। तो -1, +1 और 0 m के 3 मान हैं इसके अंदर। ठीक है, अब 3 मान हैं तो उनके नाम भी फिर होंगे, कक्षकों के नाम भी। 3 वैल्यू हैं तो 3 ही कक्षक होंगे, 3 कक्षक हैं तो तीनों के नाम होंगे px, py और pz। फिर इसके बाद में देखिए d उपकोष की हम बात करते हैं। तो d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dz2, dxz और dx2y2। ठीक है, तो इनमें जो है m के मान क्रमशः, क्योंकि ये 5 कक्षक हो गए ना, तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर 5 वैल्यूज़ होंगी। यदि n बराबर 1 हो तो कुल संभावित कक्षकों की संख्या जो है n² होगी, यानी कि 1 ही होगी। n बराबर 2 हो तो संभावित कक्षक जो है वो 4 होंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला इस प्रकार से आपने बना लेना। आगे एक ये सारणी दी हुई है, इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से k कोश के अंदर l के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं और उपकोष कितने हो सकते हैं, और उनमें m का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। फिर बात आती है भाई चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसको s से प्रदर्शित, स्मॉल x से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हुए 2 प्रकार से गति करता है। एक तो करता है वो कक्षकीय गति, यानी कि वो नाभिक के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है 365 दिनों में। और एक चक्कर जो है वो एक जो चक्रण है
वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर करता है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर करता है, और उस एक्सिस से फिर जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस गति को चक्रण गति कहा जाता है। तो जो चक्रण गति होती है, जो 24 घंटे में पृथ्वी पूरा करती है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्प समय में उस गति को पूरा करता है, तो उसकी दिशा क्या होगी, उस दिशा को चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा बताया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का चक्रण सिर्फ दो प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू है एस की वो +1/2 हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 होगी। इस क्वांटम संख्या का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अन्य क्वांटम संख्याओं के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये क्वांटम संख्या जो है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। ये आप इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान s +½ या -½ होगा। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को जो है ये एरो जो बनाए हुए हैं, तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो +1/2 होगा, और तीर का निशान नीचे की ओर है तो -1/2 होगा, ठीक है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनसे चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न हों, ठीक है। मतलब एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों के लिए s का मान जो है एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक के लिए +½ होगा तो दूसरे के लिए -½ होगा। किसी भी कक्षक में तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की चक्रण समतुल्य हो जाती है। अब जो क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी उनके बीच में, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। प्रमुख क्वांटम संख्या n जो है परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। मतलब परमाणु संख्या, क्वांटम संख्या जो n है ना, वो परमाणु के आकार के बारे में बताती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में। दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कक्षकों के विन्यास को निरूपित करता है, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है। किसी कोश में उपकोशों की कुल संख्या n होती है। किसी कोश में कक्षकों की कुल संख्या n² होती है। किसी उपकोश में कक्षकों की कुल संख्या 12+1 होती है। n का मान कभी भी शून्य नहीं होता। शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया अगर शून्य हो गया तो इसका मतलब ये होएगा कि भाई उसके अंदर कक्षक ही नहीं है, किसी एलिमेंट के अंदर, या कोश ही नहीं है ना। n का मान कोश होता है, तो कोश है नहीं, इसका मतलब कोई अस्तित्व में नहीं होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होती है गतिज ऊर्जा से। L का मान हमेशा n से कम होगा, और 1p 2d 3f 4g व 5h उपकोश परमाणु में संभव नहीं है, और 1d 2f 3g 4h उपकोश परमाणु में संभव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे उपकोश हैं जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्वांटम संख्या का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो टॉपिक होगा वो हम कोई और लेसन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वांटम संख्याओं के साथ ही अब जो है आपको इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, ऑफ-बाउ सिद्धांत, n+l का नियम, और इसके अलावा अर्धभरे और पूर्णभरे कक्षकों का स्थायित्व। तो 5 छोटे छोटे कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो अपने को इसके अंदर और पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनके बारे में भी सीखेंगे। थैंक यू।